आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस अस्पताल ले गई। 21 दिन से अनशन पर बैठे हैं सोनम वांगचुक। 9.5 किलो वजन घटा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने की गोलीबारी। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गोलीबारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएचएस की जज वीणा रानी को किया निलंबित। बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने पर भी रोक। सीएम योगी का गाजियाबाद, बुलंदशहर, अमरोहा और संभल का दौरा। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का झांसी का दौरा। जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मेरठ में पति की जहरीले सांप से डसवाकर पत्नी ने किया हत्या। दूध में नींद की गोलियां मिलाने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले सीधा आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा लेकर चलेंगे। तस्वीर आपको दिखाएंगे। 25 लाख मछुआरा परिवार निवासरत हैं और आज उनके हित के संबंध में ये बड़ा प्रश्न माननीय मंत्री जी से मेरा और माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था और मंत्री जी का जवाब आया है। प्रश्न ख के जवाब में मंत्री जी ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि वर्तमान प्रभावशील नीति के तहत समिति अब्लिक समूह में एक ही परिवार के एक सदस्य अधिक हो सकते हैं का कोई उल्लेख नहीं है। राज्य शासन के विभिन्न अधिनियम और नियम के तहत पंजीयन मछुआ समिति या समूह पट्टा आवंटन हेतु पात्र होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि आपने जो जवाब दिया है, क्या किसी सहकारी समिति के सदस्यों का निर्धारण सदस्यता, पंजीयन एवं संचालन का वर्तमान मछली पालन नीति के तहत किया जाता है या छत्तीसगढ़ सोसाइटी अधिनियम 1960 तथा उसके नियमों एवं उप विधियों के अनुसार सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है? माननीय अध्यक्ष। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो जानकारी मांगा गया था उसमें एक एक बिंदुवार हमने जानकारी दिया है। इसके बावजूद जहां तक आप नीति के संबंध में जानकारी चाहे हैं तो हमारा जो नवीन मछली पालन नीति 2022 है वो अभी प्रभावशील है। उसी नीति के तहत अभी तक मछुआ सहकारी समितियों को और समूहों को प्रदाय किया गया है पट्टा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो परिशिष्ट के माध्यम से जवाब आ गया है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि जब सारी चीजें आप 2022 मछुआ नीति के तहत कर रहे हैं तो अभी जांजगीर में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था माननीय अध्यक्ष महोदय कि समिति का पंजीयन, सदस्यता का संचालन छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 अनुसार आपके क्षेत्र में है, लेकिन आपने पिछड़ा वर्ग मत उद्योग विकास समिति मर्यादित सरहर एवं अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी समिति बलौदा का पट्टा का आवंटन किया है, जो मछुआ नीति के जो आपके तहत उनके खिलाफ है। यदि आपने वह कार्यालय पंजीयक संस्था छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक, माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजीयन 2014/2450 द्वारा मत्स्य सहकारी समिति पंजीयन के संबंध में दिशा निर्देश के अनुसार नियम विरुद्ध है, क्योंकि क्रम से बलौदा में 7 परिवार से 14 सदस्य एवं सरहर में 4 से 8 सदस्य ऐसे हैं जो गैर मछुआ समाज के हैं और ये अल्पसंख्यक है। मतलब पूरे परिवार उनके मछुआ समुदाय से संबंधित नहीं, उसको आपने पट्टा आवंटित कर दिया है। और 39 साल से जो समिति वहां पर पंजीकृत हैं
वो आज तक मछुआ सहकारी समिति बलौदा 39 वर्ष समिति उसे नहीं मिला है। और यदि उन लोग मांग किए तो माननीय अध्यक्ष महोदय उस समिति के और उस समुदाय के, हमारे समुदाय के 21 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। FIR 21 लोगों के ऊपर। मांग हम करते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये सरकार, आप चाहते हैं, मैं यही चाह रहा हूं कि यदि निषाद जी लड़ाई लड़ते हो लेकिन पढ़ तो देख देख के रहे हो, देख देख के पढ़ रहे हो। नियम अधिनियम तो बताना पड़ेगा ना। आपको अपने समुदाय की समस्या ही नहीं मालूम है। अरे समस्या मैं बचपन से वही काम कर रहा हूँ, बचपन से वही काम कर रहा हूँ, मुझे पता है निषाद जी समुदाय की समस्या। आप प्रश्न कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप मछुआ सहकारी समिति को छोड़ के गैर मछुआ सहकारी समिति को प्राथमिकता क्रम में डालकर आवंटन किए हैं, तो क्या ऐसे अधिकारी जो दोषी पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो पात्र हैं उनको ये तालाब आवंटित करेंगे क्या? चलिए अध्यक्ष महोदय, जहां तक समिति के अवैध होने की बात आपने किया है, तो ये समितियां तो अभी तक वैध हैं। रही बात कि उसमें कोई अनियमितता हुई है तो इसकी जांच भी समिति के द्वारा पहले भी माननीय वहां के स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से जो शिकायतें आई थी उसके आधार पे जांच हुई है, जांच के रिपोर्ट आए हैं। उसमें भी इन्होंने बताया है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इसके बावजूद मुझे लगता है कि इसमें कुछ और हमें जांच करने की आवश्यकता है। हम उसके विधिवत हम जांच करा रहे हैं समिति के माध्यम से। चलिए, क्या जांच कराना है बता दीजिए। माननीय में जो तथ्य आएंगे, माननीय आप अध्यक्ष, जांच क्या चाहते हैं उतना बताइए। मैं तो सीधा चाहता हूँ एक विधानसभा की समिति बने या उस समिति में मुझे शामिल करें, मैं उनके साथ बैठूंगा और जो भी क्योंकि संबंधित विभाग के जिसने जांच किया और जो जिसको पट्टा मिला वो स्वयं लिख के दिया है कि मैं अपने निजी उपयोग के लिए अपने बहन के नाम से भी पट्टा जारी किया हूं, उसके नाम से एनओसी जारी किया हूं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आपसे प्रश्न है, जांच के लिए तो सहमत हो गए ना जी। उसके बाद एक प्रश्न आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय कि ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रस्ताव दिया जाता है वो केवल 6 महीने तक वैलिड रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 महीने के अंदर आपने संबंधित समिति को अगर पट्टा जारी नहीं किया तो ऑटोमेटिक वो निरस्त हो जाता है। तो आपने 18 माह तक उसे स्टैंड रखा और 18 माह के बाद उसी समिति को आपने पुनः पट्टा आवंटित कर दिया। ये सबसे बड़ी विसंगति माननीय सभापति महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ये बताना चाहूंगा कि जहां तक तालाबों का मत्स्य आखेट के लिए जो आवंटन की बात कर रहे हैं आप, वो सीधे विभाग हमारे जिम्मेदार नहीं होता है। इसमें कोऑपरेटिव अधिनियम के तहत, प्रक्रिया के तहत संबंधित जो आवेदन करता है उनको जो प्राथमिकता है, जो मछुआ नीति है, उस नीति के तहत प्राथमिकता क्रम में हम उन्हें आवंटित करते हैं। और इसमें भी अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें हम निश्चित तौर पे हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, और वैसे भी अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण, इस बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रकरण चूंकि माननीय न्यायालय को भी गया था और बहुत सारे वहाँ ये न्यायालय में भी चल रहे हैं अभी। ये न्यायालय वाला मैं अभी उल्लेख नहीं कर, केवल जो विभाग से होता है, विभाग के माध्यम से जो गलती हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस संबंध में मैंने बात किया। और सीधा अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बावजूद वहाँ पे और भी तालाब हैं। अगर उस समिति को आप चाहते हैं कि किसी को, उनको जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, न्याय नहीं हुआ है, तो उन समितियों को भी हम देने के लिए हम तैयार हैं, उनको हम आवंटित करेंगे। चलिए, बहुत पर्याप्त संख्या में। लेकिन वो जो तालाब जो विभाग, बाकी लोग एक मिनट का प्रश्न है, जो विभाग के अधिकारी के द्वारा लिख कर दिया गया है कि ये तालाब आपके जल क्षेत्र आपको दिया जाएगा, उस जल क्षेत्र उस जल क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है और संबंधित अधिकारी के द्वारा वो मछुआ समिति को धमकी दिया जाता है कि ये वाला छोड़ दीजिए, बाकी हम देंगे। तो जो 12 तालाब नहीं है, जो 6 महीने तक पानी रहता है और उसके बाद सूख जाता है, उसको हम लेकर क्या करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय? हमको 12 तालाब भी उसके साथ चाहिए ताकि हम अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके। सूखने वाला तालाब को लेकर हम लोग क्या करेंगे? तो ये आपसे निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विभाग के अधिकारी ने सम्मिलित किया था, जो लिख कर दिया था, उसे भी उसमें शामिल करें। और एक समिति जो आप बनाए उसमें मैं आपसे आग्रह करता हूं माननीय आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मुझे शामिल करें और वहां पर फिर दूध का दूध और पानी का पानी खो जाएगा। ये बताओ
ये आप कहाँ गुंडरदेही के और जांच करने जाओगे? मैं छापा पूरे प्रदेश का छत्तीसगढ़ निषाद समाज का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ प्रदेश का और समाज का नेतृत्व करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक के नाते मैं समाज के बारे में भी उतना ही सोचता हूँ जितना मैं अपने विधानसभा के बारे में सोचता हूँ। आप अपना प्रश्न करिए। छत्तीसगढ़ का अयोध्या भी जा सकते हैं। यादव जी, माननीय मंत्री जी, आपका क्षेत्र नहीं है। माननीय मंत्री जी, आप माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है, आप सुनेंगे जी। जी। ये जो वन अधिकार अधिनियम 206 में जो अधिनियम बना है, उसमें वन क्षेत्रों के समस्त, आप हंस के उधर इधर देखोगे तो नहीं समझ पाओगे, आपको समझाना है मुझे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन क्षेत्रों में जितने भी तालाब हैं वो अन्य विभाग को नहीं जा सकते। आपके विभाग के हैं, आदिवासी विभाग के हैं, और उसमें मछली पालन का अधिकार, जल का, जंगल का, जमीन, सबका अधिकार वहां के रहने वालों को है। आपकी जो नीति बनी है, नवीन मछली पालन नीति, उसको बनाते समय या टाइप करते समय एक शब्द आप भूल गए हो कि यह नीति वन भूमि क्षेत्र स्थित जल क्षेत्रों को छोड़कर अन्य समस्त जल क्षेत्रों में लागू होगा। ये होने के बाद तो छत्तीसगढ़ विधानसभा से तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर कार्रवाई के दौरान अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बुलंदशहर का दौरा है। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री, बुलंदशहर प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर पहुंचे। राजस्व मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने बताया कि बुलंदशहर को लगभग 574 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। इस दौरान राजस्व मंत्री और बुलंदशहर प्रभारी मंत्री सुरेंद्र दिलेर ने के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीणा से खास बातचीत भी की है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर स्वागत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। अपने विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमान CL बरेजा जी, विद्या भारती के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान मंदिर जी और ML शर्मा जी से तीनों को एक साथ आमंत्रित करता हूं कि वो पुष्प गुच्छ देकर योगी जी का स्वागत करें। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चतुर्थ संचालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाध्याय रज्जू भैया जी के नाम पर की गई है। मैं विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर रूप नारायण जी को आमंत्रित करता हूं कि विद्यालय के इस ऐतिहासिक विद्यालय के गौरवशाली अध्याय पर प्रकाश डालें। आदरणीय डॉक्टर रूप नारायण जी, प्रबंध निदेशक, रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर। धन्यवाद राजू जी। आज हम सब लोगों के मध्य इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, उसके यशस्वी
इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद बुलंदशहर में। आज 8:45 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद बुलंदशहर के शिकारपुर में जुहैया विद्या सैनिक मंदिर पहुंचे। देखिए, प्रभारी मंत्री मेरे साथ मौजूद है। अगर बात की जाए किस तरह की तैयारी की है और किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलता है? देखिए, लोगों में बहुत जोश है और लोगों को बड़ा खुशी हो रही है कि महाराज जी हमारे समक्ष आएंगे भी थोड़े देर में, और सभी में बहुत उत्साह देखने मिल रहा है। अच्छा, एक बड़ी बताया जा रहा है सौगात भी देने वाले उत्तर प्रदेश के जी बिल्कुल। देखिए, अभी 2 विधानसभाओं में लगभग हमारा जो एक हमारी सिकंदराबाद है और एक हमारी बुलंदशहर सदर, इन दोनों विधानसभाओं को लगभग 500 करोड़ के काम करा जाए। अच्छा, बताया जा रहा है 2027 के चुनाव को लेकर आज जो कार्यकर्ता उनको भी मंत्र देंगे। जी बिल्कुल। देखिए, अब जैसे कि पता ही है, अभी वो एक तरीके से तैयारी हमारी सबकी चली रही है, हर दल की तैयारी चल रही है, तो लगभग उसके विषय में भी कुछ चर्चा हो सकती है। आप भी डोर टू डोर लगातार कार्यकर्ताओं से और जनपद बुलंदशहर में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सही, आप भी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं 2027 चुनाव को लेकर और लगातार दौरा भी लगातार कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल है और सब अच्छा रहेगा, और जितना हमारा 2022 में जो रहा था उससे बढ़ चढ़ के ही रहेगा। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि काम आज की जनता बहुत समझदार है, सब जानती है, तो मुझे पता है कि क्या निर्णय लेंगे और बहुत ही अच्छी बात है, तो आगे बढ़ के जो है। देखिए, हमारे साथ जनपद बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व मंत्री सुरेंद्र दिलेर मौजूद थे, जो कि अलीगढ़ से खैर विधानसभा से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री हैं। तो उसी को लेकर बात कह सकते हैं कि उन भाजपा कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के आने से कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अनिल मीणा, केज इंडिया, बुलंदशहर। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार तड़के जंतर मंतर से हटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के खिलाफ वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे और उनकी हड़ताल का आज 21वां दिन था। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। वांगचुक से मिलने विपक्षी पार्टी के नेताओं का सिलसिला भी शुरू हो गया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की थी। वहीं डीसीपी नई दिल्ली के एक्स अकाउंट से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिससे हल्की अफरा तफरी की स्थिति बनी। हालांकि पुलिस ने अधिकतम संयम बरता और पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित ढंग से पूरा किया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्वक तरीके से उसे खाली कर दें। साथ मनोज प्रजापति जुड़ेंगे, संवाददाता हैं। मनोज, 20 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर थे सोनम वांगचुक। उनकी स्थिति भी खराब होती जा रही थी और 9 किलो के लगभग 9.5 किलो तक वजन गिरने की भी बात सामने आई थी, लेकिन आज अचानक ही अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आ रही है। क्या अपडेट है पूरा आपके पास में? देखिए, इस समय उनको सफदरजंग हॉस्पिटल आपातकालीन में लाया गया और जो है फ्लोर 8 पर जो है 12 नंबर वार्ड में रखा गया है।
अभी मेडिकल बुलेटिन भी जारी होगा और उसके बाद ही यहाँ से उनकी स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी शरीर में, और उसके बाद उनको सुबह 7:30 बजे हॉस्पिटल से जो है सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया था। उनकी स्थिति अभी डॉक्टरों ने जो है जिस प्रकार बताया है वो सामान्य है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जारी है उनका, और उनके एक साथी को और भी यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है। उनकी भी स्थिति जो है स्वास्थ्य कारण जो है बिगड़ गया था जी। लेकिन उनकी पत्नी का भी बयान आया है कि वो डॉक्टर्स जो अब तक पिछले 20 दिनों से उनकी देखभाल कर रहे थे, उनकी स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे, क्योंकि पिछले 20 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, अनशन पर थे। अब उनकी पत्नी का कहना है कि कोई भी मुंह के द्वारा या नसों के द्वारा उन्हें कोई भी दवा या कुछ भी ना दिया जाए जब तक कि उन डॉक्टर्स से या उनके फैमिली से कंसर्न ना किया जाए। क्या इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, जो डॉक्टर चारू भांबा है वो इसका जो है हॉस्पिटल में उनके चिकित्सक के तौर पर उनका जो है ध्यान रख रही है, क्योंकि वो खुद ऑब्जर्व कर रही थी कि कोई ये घटना ना हो जाए कहीं ना कहीं। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो है उनको ग्लूकोज वगैरह और जो चीजें वो दी जा रही है, तीसरा जो है निगरानी बनाए हुए हैं वो लोग जी। बिल्कुल मनोज, क्योंकि लगातार उनके ले जाने के बाद से अभिजीत दीप की भी कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें वो रोते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को भी उस जगह को खाली करने के लिए कहा गया है। जो भी यहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए थे उनको भी वहां से हटने के लिए कहा गया। क्या स्थिति है जंतर मंतर पर फिलहाल, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, अभी जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन उसी तरह बरकरार है, क्योंकि सोनम वांगचुक की जो तबियत खराब होने की जो सूचना मिली उसके बाद तत्काल दिल्ली पुलिस के जवान वहां पहुंचे और उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। अभी कुछ ही देर में मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, वो उस पर हमारी नजर रहेगी कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह की चिकित्सा उनको दी जा रही है। क्योंकि डॉक्टर चारू भांबा है जो MD है सफदरजंग हॉस्पिटल की, वो अभी बुलेटिन जारी करेंगे थोड़ी देर में। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती और अब तक वो जंतर मंतर पर अनशन पर थे, लेकिन उन्हें आज सुबह अस्पताल ले जाया गया। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक, आज उनकी हड़ताल का 21वां दिन है। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधा आपको बुलंदशहर लेकर चलते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे सुनाएंगे। सर्वे रज्जू भैया की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उन्हीं के पैतृक जनपद में इस सैनिक स्कूल के लिए जितनी भूमि लगी है इसको बाबा राजपाल सिंह जी ने दिया है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। आज जब हम लोग इस सैनिक स्कूल में आए हैं, आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देशवासियों के सामने एक संकल्प लिया। पूरे देशवासियों को उन्होंने एक संकल्प कराया था और संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा है, लेकिन भारत को अभी से अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। यानी 100 वर्ष जब भारत की आजादी के होंगे तब हमें कैसा भारत चाहिए, ये संकल्प आज हमें लेना होगा और उसके अनुरूप आचरण करना होगा। इसके लिए उन्होंने पंच प्रण हर भारतीय के लिए सुनिश्चित किए। पंच प्रण, ये पंच प्रण क्या है?
उन्होंने 5 प्रकार के प्रण देशवासियों को दिलाए कि 5 संकल्प हर नागरिक के लिए आवश्यक है। और इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या कहा? गुलामी की मानसिकता को त्यागना। यानी गुलामी की मानसिकता जब तक हमारे मन में बनी रहेगी तब तक दुनिया के अंदर कोई भी देश, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने मूल्यों और अपने आदर्शों पर खड़ा होकर के ही कोई देश और कोई समाज आगे बढ़ता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि सर्व व्यक्ति गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो, इस संकल्प के साथ जुड़े। उन्होंने दूसरा जो प्रण देशवासियों के लिए सुनिश्चित किया, वह उन्होंने सुनिश्चित किया कि हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अब आनिए, हमारी विरासत क्या? हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तीर्थ, हमारे पवित्र ग्रंथ, इस विरासत पर गौरव की अनुभूति हर व्यक्ति को करना चाहिए। विरासत का संरक्षण हो, उनके संवर्धन के लिए हम सामूहिक प्रयास करें। आपने देखा होगा, वोट आपने बुलंदशहर में दिया होगा, लेकिन परिणाम काशी में काशी विश्वनाथ धाम के रूप में, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर के निर्माण के रूप में देखने को मिला। कौन ऐसा भारतीय हो जिसे इन सब कार्यों में गौरव की अनुभूति न हुई हो? तो विरासत का संरक्षण करना। तीसरा कार्य उन्होंने कहा सामाजिक समता का ध्यान रखना, यानी सबको जोड़ना। हमारी जो बीच की बुराइयां हैं, छुआछूत है, अस्पृश्यता है, जिसके कारण यह देश गुलाम हुआ, जाति के नाम पर बटा, क्षेत्र के नाम पर बटा, भाषा के नाम पर बटा, इससे उभर करके हम सबको कार्य करना। चौथा संकल्प उन्होंने दिलाया, जो चौथा प्रण है, वह है अपनी रक्षा सेना यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हम यहां पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि सीमा की सुरक्षा करता हुआ भारत का जवान, भारत की रक्षा सेना का जवान, सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन और रात की परवाह के बगैर जब वहां रक्षा करता है, तब हम यहां चैन की नींद सोते हैं और तब उस सुरक्षित वातावरण में हम अपना कार्य कर पाते हैं। एक पुलिस का जवान जब दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर के हम सुरक्षित अपने आप को पाते हैं, तब सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सेना, अर्धसेना, पुलिस के जवानों के प्रति सम्मान का भाव होना। जिन लोगों ने देश के लिए अपने आप को बलिदान किया है, ऐसे क्रांतिकारियों के प्रति, ऐसे शहीद सैनिकों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा करना। ये जब होगा तब देश की रक्षा सेना में लोग आएंगे, लोगों के मन में एक भाव जागृत होगा
और 5वां प्रण था जो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, वह है कि नागरिक कर्तव्य है। हर नागरिक के अपने कर्तव्य है। हम अधिकारों की चर्चा तो करते हैं, नारेबाजी करते हैं कि मेरी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। किसकी कीमत पर? आप देश की कीमत पर, समाज की कीमत पर, संस्थान की कीमत पर नहीं। नागरिक कर्तव्य वह होता है जहां पर एक छात्र अनुशासित रहते हुए अपनी शिक्षा अर्जित कर रहा है। जहां पे एक शिक्षक नियमित रूप से अपने छात्र को अनुशासित और संस्कारित रहते हुए उसके पाठ्यक्रम को ससमय पूरा करता है, तो मान करके चलिए कि वह राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति एक शिक्षक के लिए है, केवल नारेबाजी करना नहीं। जहां एक व्यापारी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार करते हुए एक सामान्य उपभोक्ता का भी शोषण नहीं कर रहा है और जो टैक्स उससे ले रहा है उस टैक्स में गवर्नमेंट का हिस्सा गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर रहा है, कालाबाजारी को विरोध कर रहा है, वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी है। एक किसान सर्दी गर्मी बरसात की चिंता के बगैर ईमानदारी के साथ अपनी खेती बाड़ी के कार्य को संपन्न करते हुए अन्न उत्पादन कर रहा है, देश के पेट को भरने का काम कर रहा है, उस समय वह किसान देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देता है। यानी अलग अलग क्षेत्र में जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं और अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, तो वह उसकी राष्ट्रभक्ति भी है और राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य भी है। और जिस देश में कर्तव्य को महत्व दिया जाता है, जहां पर लोग अपने स्वयं के अधिकार से महत्वपूर्ण अपना स्वयं का कर्तव्य मानते हैं, वही देश आगे बढ़ता है, वही विकसित होता है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत की यही आधारशिला हो सकती है और यही एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। सैनिक स्कूल अपने आप में नाम से ही एक अनुशासित और संस्कारित वातावरण की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। अनुशासित और संस्कारित वातावरण। आप मुझे बताइए, अगर सैनिक के मन में अपने राष्ट्र के प्रति भाव न हो तब तो गड़बड़ हो जाएगी। हर सैनिक के लिए देश प्रथम होता है, नेशन फर्स्ट। देश के हित के विपरीत कोई आचरण स्वीकार्य नहीं। मेरे हित से महत्वपूर्ण देश का हित है। मुझे अपने हित की तिलांजलि देकर के देश के हित को मुझे करना होगा। यह भाव एक सैनिक के मन में होता है, तब वह देश की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करता है और तब देश की सुरक्षा होती है। याद करिए ना, अगर सैनिक भी ये सोचे कि मैं बॉर्डर में हूं, मुझे सर्दी लग जाएगी, मैं राजस्थान के रेगिस्तान में 50 और 52 डिग्री टेम्परेचर में झुलसाती हुई भयंकर गर्मी में
क्यों सीमा की रक्षा करूंगा, मुझे भी छाव चाहिए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, तब तो हो गई देश की सुरक्षा। लेकिन नहीं, उस सैनिक के लिए देश पहले होता है, परिवार बाद में होता है, फिर उसका स्वयं का हित सबसे बाद में होता है, तब वो देश को कुछ अच्छा दे पाता है। -20, -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारा सैनिक जब कारगिल की उन पहाड़ियों में देश की सुरक्षा करता है, सजग होकर के देश की पहरेदारी करता है, तब देश सुरक्षित होता है। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस से रुक करेंगे अपनी खबरों की ओर, और खबर है रायपुर से, जहां पर टिकरापारा थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित मदनी चौक में एक ही परिवार के 5 लोगों के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जांच में परिवार के मुखिया साजिद अली का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटका मिला है, जबकि उनकी पत्नी रबिया और 3 बच्चों के शव कमरे में पड़े मिले हैं। लखनऊ से खबर है, स्मार्ट कार्ड डीएल बनाने वाली कंपनियों की जांच परिवहन आयुक्तों ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है और 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी। रोजमार्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जांच होगी, मेसर्स सिल्वर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जांच, मेसर्स फॉर काम नेट लिमिटेड की जांच, और डीएल बनाने में मिल रही थी लगातार शिकायतें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिजनौर के शिवाला कला थाना क्षेत्र में कई दिनों से गुलदार की आवाजाही से लोग दहशत में थे। कई बार बस्ती के लोगों ने गुलदार को देखा था, जो लगातार शिकार की तलाश में बस्ती के आसपास आ रहा था, और ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया, जिसमें गुलदार कैद हो गया, जिसे वन विभाग के कर्मचारी अपने साथ ले गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हापुड़ में नशे की हालत में एक युवक ने पुलिस चौकी में जमकर उत्पात मचाया है। युवक चौकी के अंदर घुस गया और वहीं तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपी के युवक ने चौकी के अंदर लगे शीशे और गमले तोड़ दिए। घटना के दौरान चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के दयोमी चौकी का बताया जाता है। कानपुर में करीब 45 साल पुराने पनकी धाम रेलवे स्टेशन का शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के जींद से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया गया। स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए नया स्वरूप दिया गया। स्टेशन पर 40 फीट चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, 20 फीट चौड़ा रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय, VIP लाउंज, टिकटिंग क्षेत्र, प्लेटफॉर्म शेल्टर, स्वच्छ शौचालय, बेहतर पेयजल जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन पनकी धाम रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा। साथ में इसमें विरासत का भी एक संगम। आप जानते हैं किसी क्षेत्र में
पूज्य पंचमुखी श्री हनुमान जी का मंदिर है, जिसका प्रवेश द्वार ये स्टेशन माना जाता है। करीब 26.5 करोड़ रुपए में विकसित किया है। जो इसकी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो हमारा प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, ये जो मंदिर के मुख्य के ठीक इस स्टेशन की बिल्डिंग को हम लोगों ने तैयार किया है। और यहाँ पे हम लोगों ने यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रिटायरिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज, की व्यवस्था। अमृत भारत योजना के तहत हो रहे विकास कार्यों का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पनकी धाम स्टेशन का भी लोकार्पण कर रहे हैं वर्चुअल के माध्यम से। आपको बता दें, मैं खड़ा हूँ कानपुर से पनकी धाम स्टेशन में। आप देख सकते हैं ये पनकी धाम स्टेशन है, फूलों से सजाया गया है, चारों लाइटिंग से सजाया गया है। लगभग 45 साल बाद जो पनकी धाम स्टेशन है उसका कायाकल्प हो रहा है। देश के जो प्रधानमंत्री है जलंधर से वर्चुअल के माध्यम से इस स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कानपुर वासियों उनको देश के प्रधानमंत्री ने एक सौगात दी। आप देख सकते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री है वर्चुअल के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। और पूरा जो स्टेशन है पूरा पंडालों से सजाया गया है। अगर स्टेशन की बात करें तो पूरे स्टेशन में लाइटिंग से जगमगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस स्टेशन में यात्रियों को पहले से काफी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कानपुर से मोहित पांडे, कानपुर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि 19 जुलाई फिरोजाबाद क्लब में स्वतंत्रता संग्राम शहीद मंगल पांडे की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और गोरक्षा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय एवं पूर्व डीजीपी सूर्य कुमार शुक्ला के अलावा अन्य गणमान्य जनों के द्वारा भाग लिया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता परशुराम न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल शुक्ला वारिसी करेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया जाएगा। इस महासम्मेलन में 52 ब्राह्मण समाज व 52 डॉक्टर्स, 52 अध्यापक, 52 वृत्तजन, 52 पत्रकार सम्मानित किए जाएंगे। महासभा द्वारा मैं आपके माध्यम से जिला अध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा बताना चाहूँगा कि मंगल पांडे जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष ब्राह्मण सम्मेलन करते, इस बार ब्राह्मण महासम्मेलन कर रहे हैं। ये 19 जुलाई को रात 11 बजे से फिरोजाबाद क्लब में आयोजित किया गया है। इसमें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोज पांडे जी आ रहे हैं, प्रतिभा शुक्ला जी आ रही हैं और रमाकांत उपाध्याय जी आ रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, शुक्ला जी पूर्व डीजीपी, हरकिशोर तिवारी जी, रूपाली दीक्षित, अनिल कुमार भारती राष्ट्रीय अध्यक्ष, परशुराम व्यास के सभी लोग आ रहे हैं। इस बार हमारे सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जावरा सिविल अस्पताल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकृति के प्रति प्रेम और मां के प्रति समर्पण को दर्शाने वाला ये आयोजन सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम में जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने स्वयं ही पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर रतलाम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण वादिया, जावरा एसडीएम रचना शर्मा सहित प्रशासनिक अमला उपस्थित रहा। और इस मौके पर विधायक डॉक्टर पांडे ने कहा कि पेड़ मां के नाम अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश नहीं देता, बल्कि ये मां के प्रति हमारी कृतज्ञता को भी व्यक्त करता है। उन्होंने आम जन से अपील की है कि वो अपने घर आंगन में भी पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। और आज वो एक पेड़ माँ के नाम भी लगाना था, तो विधायक जी की मौजूदगी में हम सभी ने एक पेड़ लगाया माँ के नाम से। यही कि वो पेड़ मतलब हॉस्पिटल परिसर है जहाँ पे हमेशा पौधारोपण होते हैं और साथ में उस पौधे को मतलब उसको बड़े होते तक देखना चाहेंगे उस पर, ताकि वो फले फूले। जिले के नागरिकों के लिए है कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से यूपी हरित आवरण में सर्वप्रथम है। डबल इंजन सरकार ने विगत 9 वर्षों में हरित आवरण को बढ़ाने में रिकॉर्ड योगदान दिया है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच प्रदेश के वन एवं वृक्ष आवरण में 3,38,000 एकड़ की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई। केंद्र की ओर से
देश के विभिन्न राज्यों को इस महाअभियान में 100 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें यूपी की भागीदारी 30 करोड़ थी। विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ तथा 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधारोपण करके यूपी ने इतिहास रच दिया। आइए इस अभियान को अनवरत आगे बढ़ाएं। जीवन के हर खास अवसर पर एक पेड़ जरूर लगाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामनगरी अयोध्या से समाजसेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने मथुरा पहुंचने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो और उनकी संस्था के सदस्य आगामी 9 अगस्त को मथुरा पहुंचेंगे। इस दौरान उन्होंने मथुरा से मंदिर निर्माण को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। सुरेश यादव ने कहा उनका सपना था कि गोपाल हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और अब ये सपना पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही मथुरा में मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होगा। हालांकि उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उनकी संस्था इस मुद्दे को लेकर लगातार सक्रिय रही है और आगे भी अपनी भूमिका निभाती रहेगी। पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या, वो अयोध्या जो सनातन की जय जयकार होती है, सनातन की गूंज होती है। इस समय रामनगरी अयोध्या सनातन के अहम पहलुओं पर अब जो है हर व्यक्ति जो है तैयारी बना रहा है मथुरा की। 9 तारीख को सच्चिदानंद जी ने जो आगाज किया है कहीं न कहीं उसको लेकर के पूरी तरीके से यहाँ की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी मैं बैठा हूँ समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव जी ने, उनका एक ही नारा था, वो कहीं न कहीं सफल होता नजर आ रहा है। गोपाल हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। उसको तैयारियों को लेकर के क्या कहेंगे नेताजी भी बात करते हैं और उन्होंने तैयारियां बना ली है मथुरा को 8 तारीख को यहाँ पे कूच करने की। तो उनसे बात करते हैं क्या तैयारियां हैं। नेताजी क्या कहेंगे? गोपाल हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बड़े पैमाने पर समाज सेवी संस्था के लोग बड़े पैमाने पर 8 तारीख मथुरा, 9 तारीख को पहुंचेंगे, 8 तारीख को यहाँ कूच करेंगे और बड़े पैमाने पर जो है हम लोग मंदिर बनाने का काम करेंगे। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बनकर तैयार होगा। जो है नेताजी सच्चिदानंद जी आ रहे हैं और आपसे आज मुलाकात करेंगे, आज पहुंचेंगे अयोध्या, क्या कहेंगे उस पल को? देखिए, मैं सच्चिदानंद महाराज जी का जिन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया, मैं पूरी समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम की तरफ से मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बड़े पैमाने पर उन्होंने लोगों की मदद किया, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने काम किया। जितने भी कार सेवक आए उनकी भी मदद करने का काम उन्होंने किया है और उनके बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मैं मानव धर्म निभा रहा हूँ, दीन दुखियों गरीबों की मदद कर रहा हूँ। और जहाँ तक सवाल मंदिर का है मथुरा में भगवान राम का, तो वहाँ मंदिर बनना चाहिए। हमारी भी मांगे हैं और प्रयास भी पूरा है कि हम लोग समाज सेवी संस्था के लोग बड़े पैमाने पर पूरे कबीले के साथ, दल बल के साथ वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और जितने साधु संत है पूरा समर्थन रहेगा अयोध्या धाम की तरफ से। तो अब की बार जो है ये कितना जोश और कितना उमंग रहेगा, क्योंकि जो अब की 9 तारीख की जो तैयारियां हैं उस पर व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है, मिशन पूरी तैयार किए जा रहे हैं। तो कितनी रूपरेखा में क्या सफलता नजर आएगी? देखिए, कल बैठ करके स्वामी जी से हम लोग मुलाकात करेंगे और बड़े पैमाने पर हम लोग जो है विचार विमर्श करके बड़े पैमाने पर जो है भव्य बनाने का काम करेंगे वहाँ पर पहुँच करके। तो लगभग क्या आंकड़ा अंदाजा लगाया जा रहा है कितने लोग मथुरा पहुँचेंगे? वहाँ कई हजार संख्या लोग पहुँच सकते हैं, लाखों में हो सकती संख्या। तो आप देख रहे हैं कि समाज सेवी सुरेश यादव का जोश उमंग देख रहे हैं कि मथुरा की कूच करने की पूरी तैयारी इन्होंने बना ली है और यहाँ के इनके संस्था के लोग भी वहाँ पहुँचेंगे और हर जिले के लोग वहाँ पहुँच करके अब की शामिल होंगे, इन्होंने बताया है। तो तैयारियाँ पूरी हैं, अब देखना है 9 तारीख को कितना कारगर नजर आएगा। पल पल की अपडेट के न्यूज़ पे देते रहेंगे अयोध्या से, आप देखते रहिए। कैमरामैन प्रसन्न के साथ आरपी सिंह, अयोध्या। रतलाम जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जावरा शहर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 29.05 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स बरामद किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 2,90,000 रुपए बताई गई है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर जिले भर में चल रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एएसपी विवेक कुमार, सीएसपी जावरा युवराज सिंह चौहान एवं थाना प्रभारी दीपक कुमार मंडलोई के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और
श्रीमान चीफ लेजिस्लेटिव मोदी के मार्गदर्शन में और शीर्ष साहब के मार्गदर्शन में नशे से दूरी है जरूरी के में नशे से व्यक्तियों के खिलाफ हमने अभियान छेड़ते हुए कल मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी से हमने 29 ग्राम MD बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2,90,000 है और उसके साथी फारूक को भी हमने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में हमने विधिवत कार्रवाई करते हुए FIR के पश्चात आज हमने दोनों आरोपियों को कोर्ट पेश किया, जहां से कोर्ट ने हमें 2 दिन का PR दिया है, जिसमें हम आवश्यक पूछताछ कर रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और अन्य आरोपी के भी शिकंजा कसेंगे। खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर अपराधियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के अनुसार दोनों बदमाश इटावा में 3 मई को हुई लूट की घटना में वांछित थे और ट्रेन के जरिए झारखंड भागने की फिराक में थे। ADG आगरा SK भगत के मुताबिक इटावा पुलिस को सूचना मिली थी कि नामी बदमाश शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। इसके बाद इटावा और फिरोजाबाद पुलिस की टीमों ने संयुक्त रूप से घेराबंदी शुरू की। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एक बच्चे को पकड़ लिया और पुलिस को पीछे हटने की धमकी दी। बाद में दोनों बदमाश ट्रेन से उतरकर भागने लगे और रास्ते में लोगों से बाइक छीनकर फरार होने का प्रयास किया। SSP इटावा और IG रेंज DIG रेंज आगरा यहाँ पे आए हुए अवगत कराया गया है कि 3 तारीख को इटावा में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई, उसमें से एक अपराधी को इटावा पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद दूसरे को ट्रैक डाउन कर रही थी। ट्रैक डाउन करने में इनको तकनीकी सहयोग से पता लगा कि ये लोग ट्रेन से झारखंड की तरफ जा रहे हैं। तो आनंद फानन में ये लोग शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे, साथ में पुलिस को, लोकल पुलिस को सूचना। खबर है अमेठी से, जहां पर जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। जिले में ARTF विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की फिटनेस और यातायात नियमों के पालन की जांच किए जाने का दावा किया। इसी बीच जामू क्षेत्र के रामपुर चौधरी स्थित RSS पब्लिक स्कूल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। वीडियो में एक वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर स्कूल ले जाते हुए देखा जा रहा है और इतना ही नहीं, कुछ बच्चे वाहन के गेट के सहारे खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।